Hello friends, as I have posted on my YouTube channel and on other social media apps that I am going to start teaching literary movements. And in those movements, we are beginning from the Renaissance period. So today we are going to see all those important points that are very useful for our competitive exams. तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन। देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं। आई विल डिस्कस एंड डिस्क्राइब ईच एंड एवरी पॉइंट एंड यू हैव टू नोट दोज पॉइंट्स। अगर आपको नोट करने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप प्लीज़ पॉज करके नोट कर सकते हैं। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आज का पीडीएफ है, यहाँ पर सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिया गया है। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेनेसांस पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1660। तो देखेंगे, पहले हम इसका थोड़ी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर अपना पॉइंट्स देखते हैं। दो रेनेसांस बिगन इन 1453, यू नो वेरी वेल। रेनेसांस की शुरुआत इटली से हुई थी 1553 में। इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर वाज फेल्ट आफ्टर 1500। तो लगभग 50 साल का समय लगा इंग्लिश लिटरेचर पर इसका इफेक्ट आते आते। फॉर दिस रीजन इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द Renaissance पीरियड began with the beginning of the 16th century and continued till the restoration in 1660। ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो Renaissance पीरियड का इम्पैक्ट है वो 1500 से लेकर के और 1660 तक जाता है, more than 150 years। This period is called the Renaissance period because Renaissance spirit was the main driving force that characterized the literature of this time। इस समय का जो लिटरेचर था उसको शेप करने वाला जो सबसे मेन फोर्स था वो रिनेसांस था, पुनर्जागरण। दिस पीरियड ऑफ 160 ईयर इज सब डिवाइडेड इंटू 4 शॉर्ट एजेस। तो ये रिनेसांस का जो पीरियड है 160 ईयर्स का, इसको 4 पीरियड्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ये जो है दीज नेम्स आर आफ्टर द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स। जो हमारे पॉलिटिकल रूलर्स रहे हैं उनके नाम के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो रेनेसांस पीरियड में जो फर्स्ट एज है वो हमारा आता है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज ऑन द नेम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम 1558 टू 1603। एंड सेकेंड वन इज जैकोबियन पीरियड। दिस इज द second period from 1603 to 1625। Third period is Carolingian age from 1625 to 1649 and Commonwealth period from 1649 to 1660। तो ये डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसी के आधार पर हम सारे राइटर्स को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी तैयार कर पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर घटना है वो किस एज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है एलिजाबेथन एज, जिसको हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं। ये रेनेसांस पीरियड का 1500 के आसपास चूँकि रेनेसांस पीरियड की स्टार्टिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं देखा गया। क्वीन एलिजाबेथ से पहले जो किंग हेनरी 8 था उसके शासनकाल में उसने जो कैथोलिक चर्च था उसके इम्पोर्टेंस को ख़त्म करके जो है ये घोषित कर दिया था कि जो क्वीन या किंग रहेगा वही हेड ऑफ चर्च रहेगा। तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जो लिटरेचर पर मेन इम्पैक्ट आता है वो क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड से आता है। एंड क्वीन एलिजाबेथ जो है उसका शासनकाल 1558 से शुरू होता है। तो देखते हैं, दिस एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु रेन्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी इसने इंग्लैंड पर 1558 से 1603 तक अपना शासन किया। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यू नो वेरी वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स वर देयर इन दिस एज लाइक विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन एंड यूनिवर्सिटी वेट्स। जितने भी बहुत अच्छे राइटर्स हैं, मॉरला एट्सेट्रा, सारे अच्छे राइटर्स जो हैं वो इसी एज के हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट्स जो राइटर्स हैं उनको भी देखेंगे और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको भी नोट करेंगे। तो देखते हैं द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जैसे ही रानी एलिजाबेथ अपनी गद्दी पर बैठती है तो डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल ट्रबल्स केम टू एन एंड। इससे पहले आपको पता है
बहुत तरीके का विद्रोह जो है किंग हेनरी एट्थ के शासनकाल में चल रहा था। उसने उस जैसे जो पपैसी है उसको ख़त्म करके कैथोलिक चर्च का जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ का जो पॉप होता था उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म करके किंग या क्वीन जो भी रहेगा इंग्लैंड का वो हेड ऑफ द चर्च होगा, ये घोषणा की थी। इसके कारण और कई तरीके के राजनीतिक और धार्मिक जो है विद्रोह होते रहे थे। तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बैठती है तो वैसे ही वो सारी समस्याएं जो डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी ब्रॉट अबाउट नेशनल प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस स्टेबिलिटी भी आ जाती है और सोशल स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है। द रिलीजियस रिफॉर्मेशन इंस्पायर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म। तो जो ये रिफॉर्मेशन हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में, रिलीजियस इन्फॉर्मेशन जो था इसने रिलीजियस टॉलरेंस को इंस्पायर कर दिया। अब लोग मानने लगे थे ठीक है भाई, आप जो भी धर्म मानते हैं वो भी ठीक है और हम जो मानते हैं वो भी ठीक है ना। और सेकुलरिज्म आ गया था कि आपका कोई भी धर्म हो, सारा कुछ धर्मनिरपेक्ष हो गया था, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये गोल्डन पीरियड रहा है। इस समय पर काफ़ी शांति थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। रिलीजियस अगर स्टेबिलिटी देखें तो वो भी थी और सोशल स्टेबिलिटी भी थी इस पीरियड में। तो क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में दोनों तरीके से काफ़ी शांति थी। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी जिस भी एज में काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है उस समय पर साहित्य में और कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होता है और नए नए तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एलिजाबेथ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंग्लिकैनिज्म, अ न्यू काइंड ऑफ रिलीजन। एंग्लिकैनिज्म, तो अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इंट्रोड्यूस्ड एंग्लिकैनिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एंग्लिकैनिज्म रिलीजन की शुरुआत किसने करी थी? तो वो थी आपकी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। टू सेटल रिलीजियस प्रॉब्लम्स, इट हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इतिहास बड़ा है इसका। इन द 16th century, मार्टिन लूथर ऑफ जर्मनी एंड Zwingli एंड कैल्विन ऑफ स्विट्जरलैंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी ऑफ द देन पॉप। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने चर्चा भी करी थी कि 16th century में, माने क्वीन एलिजाबेथ से थोड़ा पहले ही, मार्टिन लूथर जो जर्मनी का था, Zwingli और कैल्विन ये दोनों स्विट्जरलैंड के थे। कौन कौन था भाई सुधारवाद में, चर्च के सुधार में किसका नाम आएगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए? तो एक तो मार्टिन लूथर का नाम आता है और Zwingli और कैल्विन। तो ये लोग जो थे, वहाँ पर जो पॉप की ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, उसको इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसका विरोध किया था कि भाई पॉप कोई गॉड नहीं है। देखिए, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ चर्च को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आप चर्च में दान कर दें, आपके जितने भी किए कराए कर्म हैं वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, सबसे ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थीं, जो भी संपत्ति थी सबसे ज़्यादा जो धार्मिक लोग होते थे, चर्च से रिलेटेड होते थे, उनके पास होती थी। लेकिन इस पीरियड में आते आते जो मार्टिन लूथर था उसने इसका विरोध किया। ठीक है। उसने कहा कि भाई पॉप जो है उसकी ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा जो है सत्ताधारी व्यक्ति नहीं है। फिर क्या होता है, दोज हु सपोर्टेड देम वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वीन एलिजाबेथ से पहले की बात है। तो अब चूंकि वहाँ पर क्या चल रहा था आपको पता है, कैथोलिक चर्च चल रहा था, कैथोलिसिज्म चल रहा था। उस कैथोलिसिज्म में मार्टिन लूथर के जो अनुयायी हुए, कौन, जो भी मार्टिन लूथर के अनुयायी हुए वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट कहलाए। एक नया रिलीजन निकल करके आया, प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट मीन्स दोज हु प्रोटेस्टेड द पपैसी ऑफ द चर्च और दोज हु प्रोटेस्टेड कैथोलिक चर्च। ठीक है। तो वो लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए। अब दो चीज़ें हो गई, आपको समझ आ रहा होगा कि एक वर्ग प्रोटेस्टेंट्स का हो गया, दूसरा जो है वो कैथोलिक चर्च का वर्ग था। अब दो वर्ग थे, दोनों के बीच झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, विद्रोह होता था। लेकिन तभी तो हाँ, क्या बता रहे थे आपको कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक चर्च के दो ग्रुप हो गए। तो अब लगातार विद्रोह था, उस विद्रोह को कैसे कम किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, तो एक नया तरीका निकाला। किसने भाई ये नया तरीका निकाला? क्वीन एलिजाबेथ ने। क्या? इन्होंने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, एक नए विचार, एक नई मान्यता, दैट वाज कॉल्ड एंग्लिकैनिज्म। क्या कहलाया ये? एंग्लिकैनिज्म कहलाया। तो अब आप समझ रहे हैं कि जैसे कोई चीज़ मार्केट में नई नई आती है तो मोस्टली लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। तो प्रोटेस्टेंट्स के का एक बड़ा हिस्सा वो भी एंग्लिकैनिज्म को ज्वाइन हो गया और उधर का भी। तो इसलिए काफ़ी हद तक जो है वहाँ पर मामला शांत हो गया। एंड दोज हु स्टिल सपोर्टेड द पॉप, अभी कुछ लोग पॉप को सपोर्ट करने वाले थे, मीन्स जो कैथोलिक्स थे, वर कॉल्ड द पैपिस्ट्स, है ना, उनको पैपिस्ट कहा जाता था या फिर कैथोलिक्स कहा जाता था। अभी भी एक बड़ा हिस्सा था।
हेनरी एट्थ हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग दोज ईयर्स सपोर्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। तो किंग और जो हेनरी एट्थ था, आपको पता है भाई कि ये क्या था, कैथोलिक के अगेंस्ट में था। तो जैसे ही मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंटिज्म आया था, उसने प्रोटेस्ट किया, तो जो प्रोटेस्टेंट थे उनको ज्वाइन कर लिया था किंग हेनरी एट्थ ने। तो माने अगर आप देखें कि किंग हेनरी एट्थ जो था वो खुद में ही दो पार्ट बनाने में एक प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति था। भाई एक तरफ कैथोलिक्स थे और ये खुद का राजा एक नया प्रोटेस्टेंट जो है आपका प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा दे रहा था, प्रोटेस्टेंट्स को बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। तो ये उसको सपोर्ट करता था फॉर द पर्सनल एडवांटेज। और भाई ये प्रोटेस्टेंट को क्यों? क्योंकि पॉप्स और कैथोलिक्स कभी ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो है एन वॉलिन जो एक थी उसके साथ में शादी करे, ठीक है। मैंने अपनी पत्नी कैथरीन जो इसकी किंग हेनरी एट्थ की थी उसको ये डाइवोर्स दे करके नई शादी करे, ये चर्च नहीं चाहता था। प्रोटेस्टेंट्स जब आए तो इसको लगा कि ये तो भाई अच्छा मौका है किंग हेनरी एट्थ को, इसने तुरंत क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को ज्वाइन कर लिया और अपनी मनमर्जी से अब हम काम करेंगे, अब चर्च का हमारे ऊपर कोई भी वो रूल नहीं रह गया। तो ही वांटेड टू डाइवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ कैथरीन, किंग एट्थ अपनी पत्नी कैथरीन को डाइवोर्स करना चाहता था, एंड मैरी एन वॉलिन हिज फियांसी, तो अपनी जो फियांसी है एन वॉलिन उससे शादी करना चाह रहा था। बट द पोप डिड नॉट अप्रूव इट, पोप चाहते नहीं थे, इसीलिए ये चर्च के अगेंस्ट में चला गया था, प्रोटेस्टेंट्स को ज्वाइन कर लिया था। तो सो ही डिनाइड पॉप्स अथॉरिटी, मैरिड एन वॉलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोटेस्टेंटिज्म टू इंग्लैंड। इसलिए इसने खुद आकर के वही मार्टिन लूथर वाला प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो कहाँ, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया। Some of the people accepted king's religious authority, but the rest followed the pop's rule. तो बहुत सारे लोगों ने राजा को ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोग पॉप को ज्वाइन किए हुए थे, उनको फॉलो कर रहे थे। दिस कास्ट ब्लडी सिविल वॉर, और इसके कारण एक बड़ा बहुत ही जो है एक बड़ा युद्ध हो गया जिसमें बहुत खून खराबा हुआ, विच कंटिन्यू टिल 1558। और ये युद्ध कब तक चलता रहा, ये विद्रोह 1558 तक चलता रहा, जब तक क्वीन एलिजाबेथ नहीं आ गई। The year Queen Elizabeth first came to power, she understood the problem and introduced Anglicanism. जैसे ही आती है तो ये भाई ये नया शुरू कर देती है, एंग्लिकैनिज्म की शुरुआत कर दी, जो कि अभी आपने पहले पढ़ा था। मतलब एक तीसरा विकल्प निकाला, इंग्लैंड्स ओन चर्च, है ना, उसको नाम दिया कि इंग्लैंड्स ओन चर्च। अब भाई इंग्लैंड का चर्च जो है वहाँ पर एंग्लिकैनिज्म को माना जाएगा। This religious settlement brought stability and prosperity to England in the second half of the 16th century. तो 16th century का जो सेकेंड हाफ था माने 1558 के बाद से वहाँ पर शांति और स्टेबिलिटी आ गई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं। जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज ऑफ द प्रीवियस डिकेड्स ब्रॉट अनलिमिटेड फॉर्चून ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अभी कुछ पिछले जो दशक थे उसमें भौगोलिक क्षेत्र में और एस्ट्रोनॉमिकल जो उसके मतलब जो क्षेत्र खगोलीय विज्ञान होता है, खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, तो उससे भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए। रिनेसांस दैट हैड स्टार्टेड अर्लियर वाज नाउ वेरी स्ट्रांगली फेल्ट इन इंग्लैंड। तो जो शुरुआत सुधार की शुरू हुई थी, रिनेसांस शुरू हुआ था, पुनर्जागरण, वो अब बहुत स्ट्रांग रूप में आ गया था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर। इट ब्रॉट एंशियंट ग्रीक एंड रोमन विजिडम टू इंग्लैंड। अब चूंकि यहाँ शांति हो गई तो ग्रीक और रोमन की जो बुद्धिमत्ता थी, माने वहाँ की स्कॉलर्स थे, वहाँ की बुक्स थी, इंग्लैंड आने। इरेस्मस, इसी बीच इरेस्मस इंपॉर्टेंट नेम, रीच इंग्लैंड एंड विद जॉन कॉलेट टॉट ह्यूमनिज्म एंड अदर आइडियाज ऑफ रिनेसांस। इसी पीरियड में इरेस्मस जो है वो इंग्लैंड आ गया, ठीक है। आई थिंक दिस वॉज डच मैन, ठीक है, डच था ये कहाँ आ गया, ये आया इंग्लैंड। कौन, इरेस्मस। इरेस्मस और जो कॉलेट था, इन्होंने ह्यूमैनिज्म, ठीक है, मानववाद, मानवीयता सबसे बड़ा धर्म है, कोई भी काम जो भी होना चाहिए वो मानव के हित के लिए होना चाहिए, इस प्रकार का ह्यूमैनिज्म जो है उसका विचार, रेनेसांस का जो विचार था वो इंग्लैंड में दिया। तो द सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड वॉज मार्क्ड विद स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, ह्यूमैनिज्म, liberal religious views, scientific curiosity, social content, intellectual progress and limited enthusiasm। तो इस समय पर क्या क्या हुआ भाई, नेशनल जो स्पिरिट थी वो भी स्ट्रांग हो गई, ह्यूमनिज्म आ गया, लिबरल रिलीजियस व्यूज, धार्मिक क्षेत्र में उदारता, जो भी मानो ठीक है,
साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, साइंस की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ गया, सोशल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, अनलिमिटेड इंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस पीरियड के जो मेजर वर्क्स हैं वो। तो ये था आपका एलिजाबेथन पीरियड। मेजर वर्क्स में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है वो ये याद रखना है कि भैया थॉमस मोर 1478 टू 1535। क्या याद रखना है इनका जो भाई वर्क था यूटोपिया, जिसका मीनिंग होता है किंगडम ऑफ नोवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया? दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स। यूटोपिया का मीनिंग क्या होता है भाई? ये तो बहुत बार पूछ लिया गया है कि हु इज द राइटर ऑफ यूटोपिया। तो ये तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, तो आप थॉमस मोर सबने रट रखा है। लेकिन अब आपके लिए क्या चांस है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया। तो यूटोपिया मीन्स किंगडम ऑफ नोवेयर, एक काल्पनिक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो किंगडम है ही नहीं, तो यूटोपिया। तो ये बुक जो है इनकी पब्लिश होती है। द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन इन 1560। अच्छा, ये ओरिजिनल रूप से लैटिन में लिखी गई, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो यूटोपिया का किंगडम ऑफ नोवेयर थॉमस मोर की जो राइटिंग है ये है। इसका नाम पूछ लेते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं। दूसरा राइटर था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे। मैं बताता चलता हूँ कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्टन और सैकियावेल, ये दो राइटर्स थे। इन्होंने एक अपना जो ड्रामा है गार्बोडक 1562 में पब्लिश कराया। कब पब्लिश हुआ भाई? गार्बोडक पब्लिश हुआ आपका 1562 एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। नाउ आपके क्वेश्चन दो यहाँ पर बनते हैं। व्हेन गार्बोडक वाज पब्लिश्ड, तो 1562, हु वाज द राइटर ऑफ दिस ड्रामा? तो नॉर्टन एंड सैकियावेल, दो लोग थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य की पहली ट्रेजेडी कौन सी है, नाम बताइए। तो वो है गार्बोडक। ठीक है, अब चलते हैं भाई स्पेंसर जी की तरफ। इसी पीरियड में स्पेंसर 1550 टू 19, देखिए विलियम शेक्सपियर के समकालीन हैं सारे। कौन? नॉर्टन है, सैकियावेल है, थॉमस मोर है। थोड़ा उनसे पहले क्या हैं, ये थॉमस मोर तो बहुत पहले ही वो हो गए थे, लेकिन इनकी बुक जो है वो बाद में आती है, एलिजाबेथन पीरियड में आती है। एडमंड स्पेंसर समकालीन है, नॉर्टन और सैकियावेल ये भी समकालीन है। तो स्पेंसर जो है ही इज़ कॉल्ड पोएट ऑफ पोएट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज़ कॉल्ड पोएट ऑफ पोएट्स? तो एडमंड स्पेंसर। ऐसा कहा जाता है कि स्पेंसर को पढ़ करके बहुत सारे लोग जो है वो पोएट बन गए। जॉन कीट्स, ही वॉज ट्राइंग हिज हैंड इन अपोथेकेरी, मेडिकल क्षेत्र में अपना जो है करियर बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्पेंसर को पढ़ा तो वहाँ से वो बन गए पोएट। तो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे इंग्लिश के पोएट्स स्पेंसर को पढ़ करके, दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड पोएट ऑफ पोएट्स, बिकॉज मैनी लेटर इंग्लिश पोएट्स फॉलोड हिज आर्ट ऑफ पोएट्री। इन्हीं की जो पोएट्री की आर्ट है उसको फॉलो किया लोगों ने। तो इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए। अब आजकल का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। गार्बोडक की बात की जाए 1562, ठीक है। और ये अगर फेरी क्वीन की बात की जाए तो फिर विलियम शेक्सपियर के जब वर्क्स आ रहे थे लगभग उस पीरियड में, माने 1590 में आता है। फेरी क्वीन किसका? स्पेंसर का। सफर्स कैलेंडर इनका 1579 में। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। निकोलस उदाल, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। दिस केम इन 1553 एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है? विच वर्क इज कॉल्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? तो फिर आपका आंसर रहेगा राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु रोट राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। आगे चलते हैं सिडनी की तरफ। सर फिलिप सिडनी, एन अपोलॉजी ऑफ पोएट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क 1595। अ क्रिटिकल ट्रूटीज, ये ट्रूटीज है, इसमें एक वर्क आर्केडिया आता है। तो अ बुक दैट बियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो इसका जो एन अपोलॉजी ऑफ पोएट्री है इसमें से जो एक बुक है जिसका नाम है आर्केडिया, ठीक है, ये इसको माना जाता है इंग्लिश नॉवेल का एम्ब्रॉय है। यहीं से इंग्लिश नॉवेल की जड़ शुरू होती है, भ्रूण है ये उसका, ठीक है। माने नॉवेल्स इससे पहले नहीं लिखी जा रही थी इंग्लैंड में, तो सबसे पहले आर्केडिया आता है। आर्केडिया के बाद ही उस टाइप की कुछ उसी टाइप का कुछ वर्क था, तो इसको पढ़ने के बाद में फिर नॉवेल्स शुरू होता है, ठीक है।
तो एक ये इंपॉर्टेंट वर्क है, विच वर्क इज कॉल्ड द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल, आर्केडिया बाई फिलिप सिडनी। नेक्स्ट वर्क इज नेक्स्ट राइटर इज जॉन लिली, ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। अभी हम सारे आपको यूनिवर्सिटी विट्स बताएंगे। तो ये जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट है, ही इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट, लिखा भी है। तो इनका भाई एक वर्क कंपास पे है, दूसरा ये है सैफो एंड फाओ, ये कई बार पूछ लिया जाता है। मिदास, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, और यूफेसस। तो ये इनके जो वर्क हैं ये सारे आपको याद रखने हैं, इसमें से 3 तो कम से कम आपको पता ही होने चाहिए, सैफो एंड फाओ, मिदास और यूफियस। अ बुक दैट बियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल। देखिए ये भी भाई यूफियस जो है यहाँ से भी नॉवेल की शुरुआत मानी जाती है। तो एम्ब्रॉय ऑफ नॉवेल में अगर 2 चीज़ें आ जाती हैं तो दोनों सही हो जाएंगी, फिलिप सिडनी का आर्केडिया और जॉन लिली का जो है यूफियस। फिर थॉमस किड, ही इज आल्सो ए यूनिवर्सिटी विट, ये भी यूनिवर्सिटी विट है। जॉन, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो द स्पेनिश ट्रेजेडी 1585। रॉबर्ट ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी विट है, ठीक है। ही इज अनदर यूनिवर्सिटी विट। फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, इनका फेमस वर्क है, और जेम्स फोर्थ। तो आप ये दोनों वर्क याद रखेंगे रॉबर्ट ग्रीन के। जॉर्ज पील इज अनदर यूनिवर्सिटी विट, इनके जो वर्क्स फेमस हैं डेविड एंड बाथशेबा, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, डेविड एंड बाथशेबा, किसके वर्क हैं? जॉर्ज पील के हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यूनिवर्सिटी विट्स का। यूनिवर्सिटी विट्स आर अ ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट्स, ये ड्रामेटिस्ट थे यंग, उनका ये यूनिवर्सिटी ग्रुप था, हु रोट एंड परफॉर्म्ड इन लंदन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के अंत के आसपास एक तरफ विलियम शेक्सपियर लिख रहे थे, एक तरफ ये लोग अपना काम कर रहे थे, लिख भी रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे। They were called university wits because they were the witty students of Cambridge and Oxford. Why they are called university wits? Because they were the witty students, बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी थे। कहाँ के थे? किन यूनिवर्सिटीज़ के? कैम्ब्रिज के या फिर ऑक्सफोर्ड के, दोनों के थे। इसमें कौन कौन आते हैं ये आपको रट के याद रखना है, नाम याद रखना भाई कौन कौन है, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं इसमें यूनिवर्सिटी को विट कौन नहीं है, तो एक नाम और बढ़ा देंगे, फिलिप सिडनी दे देंगे, ठीक है, या फिर स्पेंसर दे देंगे, विलियम शेक्सपियर दे देंगे, कोई भी, है ना। हु इज़ नॉट यूनिवर्सिटी विट अमंग दीज राइटर्स, नाम दे दिया आपको किट, फिलिप सिडनी, नैश, ग्रीन एंड लिली। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें जो है ये राइटर यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। तो इसमें मॉर्ला नंबर 1, मॉर्ला नंबर 2 किट, नैश, ग्रीन, लिली, लॉस, फील। आप इसको रट लें, मॉर्ला, किट, नैश, ग्रीन, लिली, लॉस, फील, मॉर्ला, किट, नैश, ग्रीन, लिली, लॉस, फील, ऐसे करके आप इनको रट लीजिए। वर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर हैं। दे अपहेल्ड द क्लासिकल आइडियाज एंड रेडिक्यूल्ड द क्रूडनेस ऑफ न्यू इंग्लिश प्लेज, है ना। तो ये जो नया इंग्लिश प्ले आ रहा था उसमें जो क्रूडनेस था उसको इन्होंने रेडिक्यूल किया, उसका मजाक उड़ाया, और एक नया अपना क्लासिकल आइडियल्स को ये फॉलो कर रहे थे, पकड़ के रखे थे। इसी पीरियड में दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स भी इसी एज में थे, हैं। सर फिलिप सिडनी, स्पेंसर, ऐसे राइटर्स थे, बहुत ही मतलब बुद्धिमान राइटर्स इस एज में थे। उसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट नेम, फ्रांसिस बेकन, मोस्ट फेमस एथियस्ट फ्रांसिस बेकन। He is called natural philosopher. Question is important. This point is important. Who is called natural philosopher? You can say Francis Bacon. तो इनका वर्क जो है वो आता है एसेज 1597। फ्रांसिस बेकन का ज़्यादा डिटेल्ड इनके बारे में जानकारी जब हम इनके एसेज पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। अभी केवल ये देख लेते हैं कि इनका वर्क एसेज जो है वो कब आया, 1597, विलियम शेक्सपियर के पीरियड में। सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स इधर भाई, क्रिस्टोफर मार्ला, यूनिवर्सिटी विट, चैम्बरलेन द ग्रेट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ज्यू ऑफ माल्टा, कई सारे एग्जाम्स के लिए ज्यू ऑफ माल्टा जो है दिया गया है भाई, पढ़िए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। तो हु इज़ द राइटर ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा? क्रिस्टोफर मार्ला। एडवर्ड थर्ड, डॉक्टर फास्टस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस ड्रामा इज टॉट इन मैनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्स में इसको पढ़ाया जाता है। चैम्बरलेन द ग्रेट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड एंड डॉक्टर फास्टस, 1592। अब इसमें 2-3 का ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। एक तो आपका यही हो गया ज्यू ऑफ माल्टा, दूसरा डॉक्टर फास्टस, इनकी डेट भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं विलियम शेक्सपियर देख लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट माना जाता है भाई।
फेमस फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ हिज डीप नॉलेज। डीप नॉलेज जो था उसको अच्छे से प्रेजेंट किया अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा रीडर था ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या करते हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द बॉर्ड ऑफ एवन। क्या कहा जाता है भाई? बॉर्ड ऑफ एवन। एवन का कवि कहा जाता है इनको। हु इज़ कॉल्ड बॉर्ड ऑफ एवन? दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ही रोट 37 प्लेज एंड 140 सॉनेट्स। ये तो पता ही होना चाहिए आपको भैया। विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे? 37। टोटल कितनी सॉनेट्स लिखी? 154। ऑफ द टोटल 37 प्लेज ही रोट द फॉलोइंग 25 बिफोर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से पहले, भाई वही हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि हम एलिजाबेथन पीरियड पढ़ रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने 25 ड्रामा जो है क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में लिखे थे। कौन सा? इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी सिक्स्थ 1591 to 92, हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकेंड, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड, रिचर्ड थर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1593 कमेडी ऑफ एरर्स, 1593 टाइटस एंड्रोनिकस ट्रेजेडी, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ श्रू कमेडी, लव्स लेवर्स लॉस्ट, रोमांस, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी 1594 इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। ये इनकी सभी की डेट जो है इंपॉर्टेंट है। मिडसमर्स नाइट ड्रीम 1595, रोमांस द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा 1595, किंग जॉन 1595, रिचर्ड सेकेंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजी कॉमेडी, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फोर्थ सॉरी पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, मच अडू अबाउट नथिंग 1598, हेनरी फिफ्थ 1599, जूलियस सीजर ट्रेजेडी 1599, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर फार्सिकल कॉमेडी 1600, एज यू लाइक इट 1600, हामलेट ग्रेट ट्रेजेडी 1601। कभी भी किसी भी एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है। हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी 1601, हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट दोनों एक ही साल की हैं ये। ट्रायलस एंड क्रेसिडा 1602, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1602। तो ये 15 जो वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं थॉमस नैश 1567 टू 1601, ही इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट। भाई देखिए विलियम शेक्सपियर का नाम बीच में आया, वो यूनिवर्सिटी विट नहीं है, आपको याद रखना है। हाँ, वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम। ही नोज ओनली अ लिटिल ग्रीक एंड लैटिन, आई थिंक दिस इज कॉल्ड फॉर हिम। तो वो यूनिवर्सिटी विट नहीं थे। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर थॉमस नैश का 1594, बेन जॉनसन ये न्यू क्लासिकल, दो ही रूट इन द टाइम व्हेन रोमांटिक, ठीक है भाई, इनको ले लेते हैं। ये बेन जॉनसन जो हैं ये उन्हीं के पीरियड में इनका जन्म हुआ था। न्यू क्लासिकल, दो ही रूट इन द टाइम व्हेन रोमांटिक मूड ऑफ लिटरेचर वाज प्रेवलेंट, ही इज कॉल्ड न्यू क्लासिसिस्ट बिकॉज ही फॉलोड द क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा। इनको क्लासिकल कहा जाता है एलिजाबेथन पीरियड की ही, तो क्लासिकल कहा जाता है क्योंकि भाई इन्होंने जो न्यू क्लासिकल के रूल्स थे उनको फॉलो किया है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसकी तो डेट आपको 100%। कौन कौन से भाई? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट और बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये तीनों 1601 के हैं, ठीक है। इधर बियॉन्ड था फिलेस्टर, किंग एंड नो किंग, द मेड ट्रेजेडी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिमोंट और फ्लेचर के वर्क हैं। मेन लिटरेरी फीचर्स इस एज के हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एलिजाबेथन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रिएटिव जीनियस, एसेज अच्छे अच्छे लिखे गए, पोइट्री भी बहुत अच्छी मात्रा में लिखी गई, ड्रामाज भी हर तरीके के, ट्रेजेडी कमेडी हर तरीके के ड्रामा लिखे गए। डिमोन्स्ट्रेट्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, ड्रामेटिक एंड पोएटिक फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, पोएट्री में और भैया ड्रामा में इनोवेशन हुआ, नए नए फार्मूला, नए नए तरीके अपनाए गए। इट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसांस स्पिरिट, रेनेसा की स्पिरिट, ह्यूमनिज्म खूब दिखाई पड़ता है इनमें, स्पेशली बाय द रेनेसांस लिटरेचर ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। इन स्टाइल इट एक्जिबिट्स रोमांटिक एक्जुबरेंस, आपको रोमांटिक एक्जुबरेंस भी दिखाई पड़ेगा। इट्स राइटर्स आर ऑल मेन। अच्छा चलिए अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवाइवल की जब बात की जाती है तो कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि भैया रोमांटिक रिवाइवल
स्टार्टेड फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, रिवाइवल तो स्टार्ट हुआ। रोमांटिसिज्म की अगर बात की जाए तो रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा रोमांटिक रिवाइवल में ही जाएं। विलियम शेक्सपियर का जो एज था वो रोमांटिसिज्म चरम पर था उस समय, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि रोमांटिसिज्म विलियम शेक्सपियर के एज में था, फिर उसके बाद में न्यू क्लासिसिज्म आ जाता है। जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने लगे थे, वो हाई क्वालिटी का, मतलब बहुत वैसा क्लासिसिज्म में जो एज था क्लासिसिज्म का उससे पहले शुरुआत में, तो उस समय का किंग अल्फ्रेड के टाइम का जो क्लासिसिज्म था उसको फॉलो कर रहे थे। तो रोमांटिसिज्म विलियम शेक्सपियर की एज में, फिर क्लासिसिज्म आ जाता है, न्यू क्लासिसिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर से एक बार पुनः रोमांटिसिज्म आता है। तो दोबारा से जब रोमांटिसिज्म आता है वो विलियम वर्ड्स और कॉलरिज के टाइम पर आता है, इसलिए उसको रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। तो ये हो गया आपका इट्स राइटर्स और ऑल मैन नॉट वुमेन फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ द एज वेयर ऑल द राइटर्स वर ओनली मैन नॉट अ सिंगल वुमेन। तो ये आपका हो गया कौन सा भैया, एलिजाबेथन एज। कौन सा, एलिजाबेथन, याद रखना है। अगला पॉइंट है इट इज़ एन एज ऑफ एक्सक्यूजिट पोएट्री, अनपैरेलल्ड ड्रामा एंड स्प्लेंडिड प्रोज। एक्सक्यूजिट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्ड भी है और उसका मीनिंग भी अच्छा है। एक्सक्यूजिट मीन्स बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम क्वालिटी की पोएट्री लिखी गई। अनपैरेलल्ड ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसके पैरेलल में ड्रामा पहले नबात लिखे नहीं गए। एंड स्प्लेंडिड प्रोज, प्रोज भी बड़ी सुंदर लिखी गई। इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम मैंस फेट टू हिज फ्री विल। अब ये भाई मैन का फेट जो है वो फेट के आधार पर, भगवान की इच्छा से, उसकी किस्मत के आधार पर सब कुछ होता है। वहाँ से लोगों की सोच बदल करके फ्री विल की तरफ चली गई। डेवलप्स इंग्लिश लैंग्वेज टू द लेवल ऑफ स्टेबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड पर जो है डेवलप हो चुकी थी। इट्स स्पिरिट रेंजेस फ्रॉम प्लेटोनिक आइडियलिज्म or the delightful romance to the level of gross realism. The literature of this age shows a quest for the remote, the wonderful and beautiful. इस समय का लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेस्ट मीन सर्च दिखाई पड़ती किसकी, द रिमोट, दूर दूर के देश कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा द्वीप है। अभी आप टेम्पेस्ट ही देख लीजिए, है ना। तो रिमोट, द वंडरफुल, आश्चर्यजनक चीज़ों की रिसर्च, ब्यूटीफुल और सुंदर चीज़ों की रिसर्च, ऐसी चीज़ें इस टाइम के लिटरेचर में दिखाई पड़ती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ओरिजिनल रोमांटिसिज्म। अगर आप देखेंगे कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओरिजिनल रोमांटिसिज्म किस एज में था, तो हमें लगता है कि 90% नहीं तो 70% लोग चले जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के पीरियड में। कहाँ चले जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के पीरियड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल रोमांटिसिज्म किस एज में था, एलिजाबेथन पीरियड में था। दैट रिवाइव्ड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज इन 1798। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्यों लिख दिया गया। देखिए यहाँ लिखा है रिवाइव्ड, ये रिवाइव हुआ, पुनर्जीवित हुआ, मतलब एक बार इसकी डेथ हो गई। डेथ होने का मतलब रोमांटिसिज्म के बाद न्यू क्लासिसिज्म आ जाता है, फिर से रिवाइव होता है आपका रोमांटिसिज्म, इसलिए उसको रोमांटिक रिवाइवल बोलते हैं। तो ओरिजिनल रोमांटिसिज्म एलिजाबेथन एज में था। इट इनिशिएट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इस समय पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत हो गई थी। लिटरेचर को जांचा जाने लगा, परखा जाने लगा, नापा जाने लगा, जज किया जाने लगा किस प्रकार का लिटरेचर लिखा गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल रीड द नेक्स्ट एज जैकोबियन पीरियड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो यदि ये वाला वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अभी मैं ये वाला पार्ट जो है लिटरेरी मूवमेंट्स का कवर कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता नहीं है, न ही इसको बहुत इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ाया जा सकता है, फिर भी मैंने अपना पूरा प्रयास किया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उनको भी कवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।